विश्व की जलवायु एवं परिवर्तन। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 वृहत उपगमनों द्वारा किया गया है। वे हैं आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। आनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विषय रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक प्रयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आनुभविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 12.1 में दिया गया है। बड़े अक्षर ए, सी, डी तथा ई आर्द्र जलवायु को तथा बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों एफ, एम, डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया गया है। इसमें एफ शुष्क मौसम के न होने को, एम मानसून वायु जलवायु को तथा डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को और एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ए, बी, सी तथा डी तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को उपविभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए एस तथा मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 12.2 में दिखाया गया है। जलवायु समूहों एवं प्रकारों का वितरण सारणी 12.1 में दर्शाया गया है। समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्त तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिनके नाम हैं एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुववृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु एम। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु वितरण भारत भौतिक पर्यावरण NCERT 2006 में दिया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इनकी सीमा महाद्वीपों के
पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में CS तथा CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राज़ील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलिविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा AF तथा AM जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफ़ी कम तथा विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। शुष्क जलवायु B। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषता दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच ये जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहाँ पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुँच पाती। शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु BS और मरुस्थल जलवायु BW में विभाजित किया जाता है। इसे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांटा गया है। 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशी स्टेपी BSK तथा मध्य अक्षांशी मरुस्थल BWK में विभाजित किया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराएं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु C। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण CWA। भूमध्य सागरीय CS। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु CFA। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु CFB। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। ये जलवायु AW जलवायु जैसी है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु CS। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं।
इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियाँ तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियाँ इस जलवायु की विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु CFA। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में मध्यद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायुराशियाँ प्रायः अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, दक्षिणी तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में उष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षा साल भर होती है, लेकिन ये सर्दियों में अधिक होती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती है। शीत हिम वन जलवायु। शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है: DF आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु और TW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DF आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियाँ अधिक उग्र होती हैं। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होते हैं। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। ध्रुवीय जलवायु E। ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार की होती है: टुंड्रा ET तथा हिम टोपी EF। टुंड्रा जलवायु ET। टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकेन, पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधारों पर रखा गया है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। हिमटॉप जलवायु EF। हिमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती है, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिमशैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। उच्च भूमि जलवायु F। उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर
मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों व उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषता ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमनदियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन की एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहते हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3,000 से 17 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व ये क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई हैं। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। यूरोप ने सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें खगोलीय और पार्थिव किरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं। यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलैंकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्करों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्याताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इसमें भूमंडलीय ऊष्मन हो सकता है। भूमंडलीय ऊष्मन ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी और सौर विकिरण का
पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण को की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 हैं। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं। किसी भी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होती है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तन से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्र कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मी ईंधनों, तेल, गैस एवं कोयला के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से समंजित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्षों लग जाते हैं। ये लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणों ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। ये छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभमंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी हुई इस घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया है कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार उष्ण भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता, तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को खूब प्रभावित कर सकते हैं। हिम टोपियों व हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लावित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। विश्व समुदाय के लिए गहरी चिंता का एक और विषय है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसार रहने के लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि तर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। तापमान के उपलब्ध आंकड़े 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के हैं। इस अध्ययन की संदर्भित अवधि 1961 से 80 है। इससे पहले व बाद की अवधियों की तापमान की संगतियों का अनुमान 1961 से 90 की अवधि के दौरान औसत तापमान से लगाया गया है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है।
काल श्रेणी 1961 से 90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में 1856 से 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगति को दर्शाती है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी है। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ है, 1901 से 44 और 1977 से 99। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मा 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ है, जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिह्नित है। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया है। सन 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था।